यूनिट नंबर 3 बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, ठीक है, यानी कि इंसान की भलाई के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है और जिस टेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम हेरिडिटी के बारे में, ये जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ये सेकंड से रिलेट है। बहुत सी चीज़ें हमने सेकंड चैप्टर में पहले से कर ली हैं, जैसे कि हेरिडिटी मटीरियल है या हेरिडिटी है, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड चीज़ क्या देखेंगे, डीएनए, जीन और क्रोमोसोम में रिलेशनशिप, ये भी आप लोग सेकंड चैप्टर में कर चुके हैं। थर्ड वन है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि यूज़ करते हैं हम इस टेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है, और यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ, ठीक है, या बेनिफिट ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो इसमें टॉपिक आ जाता है वो हमारे पास क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए आप पहले पढ़ चुके हैं। डीएनए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हेरिडिटी मटीरियल है। डीएनए हमारे पास क्या है, हेरिडिटी मटीरियल है जो कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है और ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। और डीएनए के जो है वो पेरेंट से हमारे पास किस में आता है, ऑफस्प्रिंग में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पॉइंट है, डीएनए में ये क्वालिटी होती है कि वो रेप्लिकेट कर सके, यानी कि अपने जैसा दूसरा डीएनए बना सके, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। डीएनए में ये क्वालिटी है कि वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस कर सके, ठीक है, और अपने जैसा सेम सिमिलर जो है हमारे पास डीएनए बना सकता है, ठीक है। डीएनए हमारे पास क्या बनाएगा, सिमिलर कॉपी ऑफ इटसेल्फ, अपने जैसा एक दूसरा डीएनए, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस ये कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि डीएनए किधर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये प्रोसेस किस वक्त होगा, जब सेल की डिवीजन होगी, ठीक है। सेल डिवीजन भी आप लोग सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें स्टेप क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स जो जो इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहले हमारे पास डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ये हमने कहा है कि ये हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कि इस फॉर्म में है, ये आपको नजर आ रहा है। हेलिकल का मतलब होता है एक दूसरे के साथ लिपटा हुआ, ठीक है। ये हमारे पास इस फॉर्म में हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहला जो इसमें स्टेप होगा डीएनए रेप्लिकेशन में वो क्या है, अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग का मतलब है ये जो हमारे पास जो डबल स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे से खुल जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जब ये अलग होगा, ये डबल है, ये 2 स्ट्रैंड है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। ये एक अलग हो जाएगा, ये दूसरा अलग हो जाएगा। इस चीज को हम क्या कहते हैं, अनवाइंडिंग हेलिकल कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप है, ईच ऑफ द सेपरेट स्ट्रैंड प्रोड्यूस न्यू स्ट्रैंड। ये दोनों स्ट्रैंड जब एक दूसरे के साथ एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, डबल से सिंगल में आ जाएंगे, ठीक है, तो फिर ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड ये फिर से एक न्यू स्ट्रैंड जो है अपने साथ प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, एक और स्ट्रैंड बनाएंगे, ठीक है। और ये स्ट्रैंड किसकी वजह से बनेगा, 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। आपने सेकंड चैप्टर में जब आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें आपने न्यूक्लियोटाइड भी देखा था कि हमारे पास 4 बेसिक न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये जो है आपके पास ये वाली जगह, ये ऊपर वाला डबल हेलिकल स्ट्रैंड है, ये जो आगे से अनवाइंडिंग हुआ है ये अब दोबारा अपने जैसा रेप्लिकेशन कर रहा है और ये हमारे पास न्यू स्ट्रैंड बना रहा है, ठीक है। हमारे पास जितने भी जो जैसे जैसे वो हमारे पास सेपरेट होता जाएगा, ठीक है, वन स्ट्रैंड, तो वो अपने जैसा दूसरा बनाएगा, ठीक है। 1 डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 2 डॉटर मॉलिक्यूल, ठीक है, कि हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल से कितने बनेंगे, 2 डॉटर मॉलिक्यूल बनेंगे। और जो 2 डॉटर मॉलिक्यूल होंगे वो किसके ऊपर मुश्तमिल होंगे, 2 स्ट्रैंड के ऊपर, ठीक है। और एक स्ट्रैंड हमारे पास जो होगा वो न्यू स्ट्रैंड आएगा, नया आएगा, और एक हमारे पास जो ओल्ड होगा पेरेंट से, जैसे कि ये एक जो है इसमें जो आया है ये हमारे पास यहाँ से आया है पुराने वाला, और एक जो होगा ये नया बना देगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि 1 हमारे पास स्ट्रैंड न्यू आ जाएगा और सेकंड हमारे पास क्या होगा, वो ओल्ड हो जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों डॉटर डीएनए या स्ट्रैंड बन जाएंगे तो ये हमारे पास एग्जैक्ट कॉपी होंगे, ठीक है, एक दूसरे के एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ ईच अदर।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डीएनए, जीन एंड क्रोमोसोम। ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले डीएनए है। डीएनए हमारे पास क्या होता है? हेरिडिटी मटेरियल, वो मटेरियल जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन में, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो इंफॉर्मेशन, करेक्टर, ट्रेड्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? डीएनए की वजह से। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास जीन। जीन हमारे पास क्या है? हेरिडिटी मटेरियल की यूनिट है। ठीक है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जीन हमारे पास किस फॉर्म में होता है? हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये भी ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। और कहाँ पे है? लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि हमारे पास ये जो हेरिडिटी करेक्टर है ये किसकी इसको किसने कंट्रोल किया होता है? पेयर ऑफ जीन ने। ठीक है, हमेशा जीन हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं? पेयर की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास थर्ड है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोम का मतलब होता है कलर्ड और सोमा का मतलब होता है, सोम वर्ड सोमा से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है बॉडी। इट्स मीन कि क्रोमोसोम हमारे पास क्या है? कलर्ड बॉडी होती है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और किससे बने होते हैं? डीएनए से। ठीक है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये आपके पास क्रोमोसोम की डायग्राम है। ठीक है, ये आपके ऊपर आपको ये कलर्ड बॉडी नजर आ रही होगी। ठीक है, ये हमारे पास जो कलर्ड बॉडी है ये हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम है। ठीक है, ये जो कलर्ड बॉडी ये किससे बनी हुई है? हमारे पास डीएनए से बनी हुई है। ठीक है, ये आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, ये किसका है? डीएनए है। अब ये डीएनए किससे बना हुआ है? डीएनए के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जीन से बना हुआ है। ये आगे जो आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं। ठीक है, जो आपने ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन, एडेनिन बनाई है। ठीक है, ग्वानिन हमेशा अपना बॉन्ड साइटोसिन के साथ बनाता है। ठीक है, जी और सी हमेशा अपने साथ बॉन्ड बनाते हैं। और आपके पास थायमीन हमेशा जो अपना बॉन्ड बनाएगा वो किसके साथ बनाएगा? एडेनिन। आपको जितना भी नजर आएगा उसमें यही आपको सीक्वेंस नजर आएगा कि ग्वानिन साइटोसिन और थायमीन एडेनिन के साथ अपना बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है टॉपिक वो हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है। ठीक है, अब बैक्टीरिया बेसिकली यहाँ पे हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी में एज अ एग्जांपल इसको यूज़ किया जा रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए जो एग्जांपल यूज़ की जाती है वो जा रही है वो किसकी? बैक्टीरिया। ठीक है, सबसे पहले बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन है कि बैक्टीरिया हमारे पास क्या है? ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूनिसेलुलर है, वन सेल ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट होता है। ठीक है, आपने इससे पहले प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में पढ़ा है। प्रो का मतलब होता है बिफोर और द फॉल्स एंड द कैरियोट वर्ड कैरियन से निकला होता है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें बकायदा हमारे पास जो न्यूक्लियर जो होता है वो बाउंडेड नहीं होता। न्यूक्लियस प्रेजेंट जरूर होगा लेकिन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक बाउंड्री लाइन नहीं होगी। ठीक है, यानी कि हमारे पास डिस्पर्स फॉर्म में होगा, फैला हुआ होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, ये आपको बैक्टीरिया की डायग्राम नजर आ रही है। इसमें बकायदा आपको कहीं पे भी आपको न्यूक्लियस और या उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नजर नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है लेकिन वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास इसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर, जबकि बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास वेल मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस नहीं है, तो इसका क्रोमोसोम किधर होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होगा जिसे वो भी हमारे पास ये डीएनए किधर होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, जिसे हम प्लाज्मिड और द वेक्टर कहते हैं। ठीक है, बेसिकली जो हमारे पास जो ट्रांसफर ऑफ जीन में यूज होगा वो हमारे पास ये प्लाज्मिड यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि प्लाज्मिड को हम इजीली जो है बैक्टीरियल सेल से अलग कर सकते हैं। ठीक है, आइसोलेट का मतलब होता है उससे सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और प्लाज्मिड हमारे पास क्या करता है? प्लाज्मिड कोई भी फॉरेन जीन को कैरी करता है। फॉरेन जीन का मतलब है कि अगर आउटसाइड से कोई जीन आ जाए, जैसे हम आगे इसको पढ़ेंगे इस टेक्निक को तो फिर आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, और इसलिए हम कहते हैं कि प्लाज्मिड एक्ट एज अ कैरियर ऑफ फॉरेन जीन। ठीक है, कि हमारे पास वो एज अ कैरियर ऑफ फॉरेन जीन एक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। ठीक है, कि बैक्टीरिया के अंदर जो हम जीन को, डिजायर जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं वो कैसे करते हैं? सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे पास ये एक एडवांस टेक्निक है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में जिस
टेक्निक के अंदर हम अपनी डिज़ायर यानी कि अपनी मनपसंद जीन जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल सकते हैं, और जो जो हमारे डिज़ायर करेक्टर होंगे, जो कि हम चाहते हैं वो करेक्टर डेवलप हों, वो डेवलप करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है वो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले जो जीन हमें चाहिए होता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, यूजफुल जीन होता है, इसको हम पहले सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट जो है ये प्रोसेस करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर इसको अलग करते हैं। ठीक है, उस यूजफुल जीन को या अपने डिजायर जीन को फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म, फिर उस जीन को इंजेक्ट कर देते हैं दूसरे जीन के अंदर जिसमें हमें चाहिए, जिसमें हम चाह रहे हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक करेक्टर आ जाए। ठीक है, तो हम इसको हम किस में इंजेक्ट कर रहे हैं, हम बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जब फॉरेन जीन कैरी कर लेता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपके पास जो डोनर है जिससे हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो ह्यूमन है, और जो ले रहा है रेसिपिएंट वो बैक्टीरिया है। ठीक है, जब बैक्टीरिया के अंदर वो जीन आ जाएगा तो उस बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो इंसर्टेड जीन है वो हमारे पास प्रोड्यूस करेगा जो डिजायर प्रोडक्ट हमारे होंगे। ठीक है, जो प्रोडक्ट हम लोगों को चाहिए होंगे वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन इनटू बैक्टीरियम, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है कि हम वही प्रोसेस करेंगे कि सबसे पहले अपना जो डिज़ायर जीन है उसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसे बाकी जीन से अलग कर लेंगे। ठीक है, और वो जो हमारा आइडेंटिफाई किया हुआ होगा या आइसोलेट किया हुआ जीन होगा उसे हम क्या कहेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि उसमें हमारा इंटरेस्ट होगा, वो करेक्टर हमें चाहिए होता है। ये हम किससे लेंगे, डोनर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले दी है कि अब डोनर को आप क्या लें, एज मतलब कि ह्यूमन सेल लें। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे पास वो एंजाइम इस्तेमाल किया जाएगा इस जीन को कट करने के लिए। ठीक है, फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म, और इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एज अ सीजर काम करेगा, यानी कि वो जीन को कट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जब हमारे पास जीन कट हो जाएगा, वो आइसोलेट हो जाएगा बाकी जीन से या बाकी पूरे डीएनए से, तो उसको हम प्लाज्मिड कहाँ पे हमने पढ़ा है, बैक्टीरियम से। ठीक है, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, प्लाज्मिड के डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा। जब अटैच डीएनए जो हमने आइसोलेट किया हुआ है वो और प्लाज्मिड डीएनए दोनों एक साथ मिलेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वो जो रिकम्बिनेंट डीएनए है उसको हम किस में इंट्रोड्यूस करवा देंगे, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, डोनर ह्यूमन सेल लेंगे और जो रेसिपिएंट होगा वो बैक्टीरिया सेल होगा। डोनर से लिया है, रेसिपिएंट में डाल रहे हैं। फिर जब ये इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इसमें हमारे पास क्या होगी, डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बैक्टीरिया में जब बैक्टीरिया दोबारा जिस तरह नॉर्मली रिप्रोड्यूस करता है, उसकी प्रोडक्शन होती है, वो वैसे ही उसकी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और प्रोड्यूस करेगा बैक्टीरियल कॉलोनीज। ठीक है, फिर हर एक जो कॉलोनी है उसका जो जितने भी बैक्टीरियम होंगे उसमें वो डिजायर करेक्टर या वो डिजायर जीन जो हम चाहते थे वो हमें मिलेगा। ठीक है, वो डिजायर जीन क्या करेगा, वो डिजायर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, ये हमारे पास प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन इनटू बैक्टीरियम है। ये हमारे पास इसकी डायग्राम आ जाती है। ठीक है, वही फर्स्ट स्टेप, आपने ह्यूमन सेल लिया, ये डोनर है, ये हमारे पास रेसिपिएंट है। ठीक है, ह्यूमन सेल से आपने न्यूक्लियस लिया, न्यूक्लियस से आपने डीएनए को सेपरेट किया, डीएनए से ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये जीन है। ठीक है, जीन को सेपरेट किया जो आपको जीन चाहिए। ठीक है, फिर ये जीन जो इससे डीएनए से कट किया गया वो किसके जरिए किया गया है, एंजाइम के जरिए कट किया गया है जिसे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ बैक्टीरियम से हमने क्या लिया, प्लाज्मिड को लिया। ठीक है, और प्लाज्मिड को कट किया और फिर ये जो जीन डिजायर हमारा जीन है इसको हमने प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। ठीक है, जब हमारे पास अटैच जीन और प्लाज्मिड डीएनए आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। ठीक है, जब ये रिकम्बिनेंट डीएनए आएगा तो इसको हम रेसिपिएंट में डाल देंगे, यानी कि बैक्टीरिया सेल में डाल देंगे। फिर उसके बाद बैक्टीरिया सेल सेम उसी तरह अपनी डिवीजन को स्टार्ट करेगा। ठीक है, स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 1 से 2, 2 से 4 ये
जो ऑर्गेनिज्म आएंगे तो इनमें वो करेक्टर होगा जो कि हमें रिक्वायरमेंट हमारी रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। ये हमारा डिज़ायर करेक्टर के साथ ये जो हमारे पास बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होंगे, ठीक है, ये हमारे न्यू करेक्टर या डिज़ायर करेक्टर जो हमें चाहिए थे उनके साथ ये रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा जो है यूनिट नंबर 3 का जो फर्स्ट टॉपिक है ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने डीएनए की रेप्लिकेशन के बारे में, डीएनए क्रोमोसोम वगैरह के बारे में पढ़ा है।